वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। हमारे साथ पहले से मौजूद हैं डॉक्टर हनीफ सईद, हु इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ही वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सहर फारूकी ने, हु इज़ अ डेंटल सर्जन। हेलो सहर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड, थैंक यू अगैन। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मालूमात हो गई होगी अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। बट द थिंग इज़ कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक सर्जरी अ लिटिल बिट। तो डॉक्टर हनीफ, आप हमें बताएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती हैं आप जब प्लास्टिक सर्जरी कराने जाते हैं? देखिए, पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्लास्टिक सर्जन है या प्लास्टिक सर्जरी सेंटर्स हैं, उसमें पेशेंट सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, आपने जिक्र किया लिपोसक्शन का, कि आइदर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ द वेट रिडक्शन और द प्रोसीजर ऑफ द शेप रिडक्शन। तो हमारे यहाँ जो सोसाइटी में कंसेप्ट है वो ये है कि लिपोसक्शन इज़ द प्रोसीजर ऑफ वेट रिडक्शन, ठीक है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, जो एक्चुअल जो कंसेप्ट है लिपोसक्शन का वो है इट इज़ द प्रोसीजर फॉर शेपिंग, रीशेपिंग, बॉडी रीशेपिंग या शेप रिडक्शन। तो पेशेंट काउंसलिंग जो है या पेशेंट सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत सही काउंसलिंग करके और उसका पूरी हिस्ट्री के साथ और पूरी इन्वेस्टिगेशंस के साथ पेशेंट को सिलेक्ट किया है तो फिर रिस्क जो है तो वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन हर सर्जरी में, हर प्रोसीजर्स में बुक सेज कि कहीं ना कहीं कुछ रिस्क जो है तो वो इन्वॉल्व होते हैं और उन रिस्क को पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट पे आ जाएं मिसाल के तौर पे, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जो बहुत कॉमनली जो है तो होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ जो है तो आफ्टर इफेक्ट्स चीज़ें होती हैं जो जिसको हम आफ्टर इफेक्ट्स कह सकते हैं या पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी जो है तो वो कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्वेलिंग्स होती हैं और प्रोसीजर के बाद जो है तो यहाँ माथे पे, फोरहेड पे स्वेलिंग हो जाती है, माथा सूज जाता है। तो ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्जरी, इट इज़ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सर्जरी। लेकिन अगर आपने उस क्लाइंट को पहले से इस टीच किया हुआ है, इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये होगा, दिस इज़ नॉट द कॉम्प्लिकेशन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, तो वो आपके साथ पूरा कॉपरेट करेगा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेगा। इसी तरह नमनेस, जब हेयर ट्रांसप्लांट जो पुरानी टेक्निक से किया जाता है जिसको हार्वेस्टर टेक्निक कहते हैं, जिसमें पीछे से एक स्ट्रिप ली जाती है, स्किन को काट के और फिर दोनों स्किन के लेयर्स को जो है तो खींच के मिला दिया जाता है और फिर वहाँ पे एक हल्का बारीक सा जो है तो वो स्कार आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कटिंग एंड स्ट्रेचिंग देयर विल बी अ नमनेस। ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे नर्व्स जो होती हैं एक तो डैमेज हो जाती हैं, कट हो जाती हैं, प्लस उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर की वजह से इस हिस्से पे काफ़ी दिन तक जो है तो एक नमनेस रहती है। तो अगर आपने क्लाइंट को बता दिया है कि देयर विल बी अ नमनेस फॉर फ्यू वीक्स, फॉर 1 मंथ, फॉर यस, तो रिस्क तो या कॉम्प्लिकेशंस या आफ्टर इफेक्ट्स तो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आपने सही प्रॉपर क्लाइंट सेलेक्ट किया है तो आई थिंक रिस्क जो है तो बहुत मिनिमाइज होता है। तो और प्लस प्रॉपर आपका जो एटमॉस्फेयर है, सर्जिकल एटमॉस्फेयर जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टरलाइजेशन है आपकी, जो ऑपरेशन थिएटर की स्टरलाइजेशन है या जो इंस्ट्रूमेंट हम थिएटर में इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो डिस्पोजेबल्स होते हैं या रिसाइकिल होते हैं, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं समझता हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी में या प्लास्टिक सर्जरी में रिसाइकलिंग तो होनी ही नहीं चाहिए और इसमें मिनिमाइज करना चाहिए हमें रिस्क को। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, बट आई थिंक कि सहर, आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड डेंटिस्ट्री आर टू थिंग्स जो बहुत ही कॉमन होती हैं, क्योंकि वो आउटवर्डली आपको नज़र आती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज और ये कॉमन प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। आई थिंक डेंटल प्रॉब्लम्स तो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो कैन यू टेल अस कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं? Actually, Aisha, everybody is becoming very much cosmetically conscious right now. So, and the face is the most prominent feature, जो आप हर एक को आप शो करते हो. So, definitely dental problem is one thing which starts from a very early age. छोटे बच्चों से भी start हो जाते हैं, but that is not related to your cosmetics basically. बट जैसे आप यंगस्टर्स पे भी आते हो तो उनके अगर टीथ मेलालाइंड हैं या आगे पीछे हैं तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दे वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट कि दे आर नॉट लुकिंग गुड। और आप एक चीज़ ये है कि दांतों का इन्फ्लुएंस ओवरऑल फेशियल मस्कुलेचर पे होता है, फेशियल प्रोफाइल पे होता है। हाउ डू यू लुक, इफ़ योर टीथ आर रिक्लाइन बैकवर्ड्स, तो आपका लिप अंदर इट फील्स लाइक इट्स बिल्कुल। ये भी मुझे थोड़ा सा टीचर में बात करना है कि अक्सर लोग जो है वो लिप ऑगमेंटेशन कराते हैं नॉट नोइंग कि उनका एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज इन द टीथ। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट इट। बट ये है कि अगर आपका लिप हल्का सा प्रेस्ड है या इफ़ इट इज़ प्रोट्रूडेड आउटवर्ड इवन देन, तो उसमें आपके जो अंडरलाइन टीथ है उसकी क्या पोजिशनिंग है, इज़ इट नॉर्मली अलाइंड और नॉट, तो वो हमें देखना पड़ता है।
लाइक अगर आपके एंटीरियरली लाइक प्रोक्लाइंड हुए में दांत, तो उनको सिर्फ थोड़ी सी ऑर्थोडोंटिक आप ट्रीटमेंट करके उनको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाएं, तो आपका लिप खुद ब खुद बड़े अच्छे प्रोफाइल में आ जाएगा। इवन योर जॉ लाइन वुड बी इम्प्रूव्ड इन एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आपका लोअर जॉ है, अगर वो आगे शिफ्ट हुआ हुआ है, देयर बेसिकली 3 क्लासेस होती हैं पेशेंट्स में ना। एक होता है नॉर्मल क्लास की, जिनकी नॉर्मल एक्लूजन हो रही है। नॉर्मल एक्लूजन ये है, इफ यू आर बाइटिंग प्रॉपर्ली और च्यूइंग प्रॉपर्ली। फिर सेकंड क्लास होती है जिसमें आपका जो ऊपर वाला जॉ है, लाइक जो मैक्सिला कहलाता है, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड लगता है, जिससे लिप आपका ऊपर का लगता है बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड हुआ हुआ है। सेकंड केस इज दिस विच नीड्स एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि लोअर लिप बाहर लग रहा है बिकॉज ऑफ योर लोअर जॉ मूवमेंट फॉरवर्ड। सो दिस इज़ द थर्ड क्लास। इसमें ये होता है कि फिर आप जॉ को, या तो वो डिपेंड करता है कि वो स्केलेटल क्लास आती है, डेंटल क्लास आती है, तो उसमें आप उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम है तो बड़े आराम से आप ऑर्थोडोंटिकली ट्रीट कर दें उसे। और एग्जैक्टली, एंड अगर इफ इट्स स्केलेटल क्लास की, तो उसमें फिर आपको जॉ रिडक्शन एंड जॉ सेटबैक प्रोसीजर्स होते हैं। that will be done by orthopedic surgeon or facial-maxillary that would be done by facial-maxillary max fac जो surgeons होते हैं। अच्छा, ये लोग अक्सर कराते हैं because it sounds like a very scary procedure. Scary procedure बहुत कम है, बहुत कम है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो बहुत ही कम है, और ख़ासतौर पे जहाँ अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके हवाले से, कॉस्मेटिक के हवाले से बहुत कम कराते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होती है, अगर कोई बहुत डीप सीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फेशियल मैक्सिलरी सर्जन्स की जो महसूस होती है। अच्छा, बट वन थिंग जिसमें कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती है इज़ अ हेयर ट्रांसप्लांट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल ऑप्ट फॉर इट। और वैसे भी आई थिंक पाकिस्तानी मेन, उनकी जो जो रिसीडिंग लाइन होती है वो बहुत जल्दी प्रोमिनेंट हो जाती है। ये एशियंस में भी है, लेकिन पूरी दुनिया में है। मतलब इट इज़ द कॉमन फिनोमेना ह्यूमन बीइंग के हवाले से, जेंट्स के हवाले से, मर्दों के हवाले से। और इसका रेशो जो है, जो हमने कैलकुलेट किया है, वो ये है कि आफ्टर 40 द 40% population of the men society suffering from some hair sort loss. Of the hair loss, baldness. It is not necessary कि वो पूरा का पूरा गंजा हो गया है 40 साल के बाद। I think ये वाली पूरी है। yes, तो किसी न किसी हद तक वो गंजपन के मसले का शिकार है, बाल गिरने के मसले से दो चार है। तो इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। आई थिंक 40% पॉपुलेशन आफ्टर द एज ऑफ 40 सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम। तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और वेरी कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स जो मेन के हवाले से कॉस्मेटोलॉजी में या प्लास्टिक सर्जरी में या कॉस्मेटिक सर्जरी में जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। ठीक है, और अभी जो इसमें जो जदीद जो तहकीक हुई है